हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अपने जेआईबी एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे एंड टू हेल्प यू आउट इन दिस EduTap हैज कम अप विद नेवर बिफोर ऑफर्स ऑन ऑल ऑफ इट्स कोर्सेज। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप इन कोर्सेज पर EduTap के सारे कोर्सेज पर अप टू 80% का ऑफ पा सकते हैं, डिस्काउंट पा सकते हैं। सो प्लीज हरी अप, लेट मी टेल यू, अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन जे इसके लिए वन टाइम 80 is the code that you can use to get 80% discount on all of the courses of EduTap, right? तो ये JIB एग्जाम का मास्टर कोर्स हो या लाइव क्रैश कोर्स हो, हर एक कोर्स पर वन टाइम 80 कोड यूज करके आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप या आपके नोन SBI, IBPS, RRB, RBI ग्रेड बी, IFSC, सेबी, IRDA, नाबार्ड, PFRDA ग्रेड ए, UPSC, EPFO, FCI, AG3 इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं then definitely they should avail the courses। यहाँ EduTap पर ये सारे कोड्स आप देख रहे हैं, वन टाइम 75, 74, 60, 63, इस तरीके से इन कोड्स को यूज करके उतना उतना डिस्काउंट उन्हें मिल रहा है। एंड दिस इज अ नेवर बिफोर ऑफर एंड ये लिमिटेड पीरियड ऑफर भी है बिकॉज ये 8 से 10 अगस्त तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। पहले सिर्फ फर्स्ट से थर्ड के लिए था, फोर्थ से सिक्स, एंड नाउ 8 से 10th के लिए ऑन पॉपुलर डिमांड इट हैज बीन एक्सटेंडेड। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट दिस चांस, प्लीज बी पार्ट ऑफ दिस कोर्सेज। Link for these courses are given in the description of this video, and I welcome you all to the Sankalp series video of the JIB नवंबर 2025 के लिए हम जिसमें संकल्प ले रहे हैं कि हम अच्छे तरीके से एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको प्रिपेयर करेंगे। दिस पर्टिकुलर सेशन इज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जहां पर हम इंडियन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, इस टॉपिक के कौन से ऐसे सब टॉपिक्स जिन पर हमें खास ध्यान देना चाहिए, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया आपको इस सेशन में आइडिया लगेगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, राइट? तो what are we going to study? Firstly, first things first, international economic organizations। कई सारे economic organizations होते हैं एंड उनमें से कुछ organizations internationally वर्क करते हैं। internationally मतलब कुछ तो हो गए जो इंडिया के अंदर, लाइक RBI इज द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और ये सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। एंड और भी कई सारे एंटिटीज है जिनका RBI रेगुलेट करता है, उनसे रिलेटेड रेगुलेशंस, रूल्स, ये सब बनाने का काम RBI का है, राइट? तो दिस इज द थिंग। तो ये इंडिया के अंदर नेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करेंगे जो सारे कंट्रीज ने मिलकर बनाया है और ईच एंड एवरी कंट्री को हेल्प करने के लिए with respect to various aspects these economic organizations का जो aim and objective होता है। तो सबसे पहले we will talk about this conference called the Bretton Woods Conference। ब्रेटन वुड्स के वादियों में, पहाड़ों पर बहुत ही बढ़िया एक होटल था, माउंट वॉशिंगटन होटल। तो उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुआ था विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस कॉन्फ्रेंस की देन है टू इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड IBRD, जिसे आगे जाकर वर्ल्ड बैंक WB कहा जाने लगा। जिसके अलावा देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर आर अदर। ये तो इंटरनेशनल हो गया, एंड देयर आर रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। रीजनल मींस सर्टेन रीजन्स लाइक साउथ एशिया एक रीजन है, काफी सारे कंट्रीज इसमें, उन कंट्रीज के बीच के कोऑपरेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए गए हैं। आप ले लो मिडिल ईस्ट, आप ले लो कुछ और। तो इस तरीके से इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एक्चुअली है क्या, राइट? तो ब्रेटन वुड्स सबसे पहले समझिए, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। यू कैन सी द माउंटेन्स, ये माउंट वॉशिंगटन है, इसके सामने एक होटल है विच इज द माउंट वॉशिंगटन होटल। तो इस होटल में बहुत सारे कंट्रीज से डेलीगेट्स आए थे एंड दे सैट इन दिस होटल एंड उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था जिसका पार्ट ये सारे कंट्रीज के जो डेलीगेट्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो बने, राइट? तो दिस होटल न्यू हैम्पशायर नाम का जगह USA में, ब्रेटन वुड्स नाम के शहर में ये पर्टिकुलर होटल है। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो देखिए सारे कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इसके अलावा दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को हम यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। 45 नेशंस का ये मेन कॉन्फ्रेंस था। ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर USA में माउंट वॉशिंगटन होटल के अंदर ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था। अब इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या
था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD को एस्टैब्लिश किया गया। एंड लेटर ऑन इसके साथ साथ ये IBRD को लेटर ऑन वर्ल्ड बैंक कहा जाने लगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशंस बन गया था, बन गया है आगे जाकर, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। तो इनिशियली इट इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड उसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे एस्टैब्लिश किया गया, एंड द एम वाज ग्लोबल इंटीग्रेशन। अब ये देखिए 1944 के आसपास ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस हुआ था, एंड एट दैट टाइम द मेन थीम उस पूरे वर्ल्ड सीन पे क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर टू में किसको नुकसान हुआ था सबसे ज्यादा, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। अब दूसरा था कि जो डिफरेंट कंट्रीज थे, कॉलोनीज थे, उन्हें भी काफी नुकसान हुआ था। ठीक है, तो उनका ये वेस्टर्न यूरोप पहले काफी अच्छा जो है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग था, बट बिकॉज ऑफ द वॉर इट वाज डिस्ट्रॉयड। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर, रिकंस्ट्रक्शन के रिक्वायरमेंट है, अभी कॉलोनीज में डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इसी को करने के लिए एक इंटरनेशनल बैंक को एस्टैब्लिश किया गया, एंड दिस इंटरनेशनल बैंक इज कॉल्ड द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ठीक है, तो इसे एस्टैब्लिश किया गया। तो डू यू गेट व्हाई दिस इंटरनेशनल बैंक इज एस्टैब्लिश्ड, इसके नाम में ही इसका एम छिपा हुआ है। अब इसी टाइम पे कई सारे कंट्रीज थे जिनको फॉरेन करेंसीज लेना देना और इन चीज़ों से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पर करेंसीज का एक्सचेंज एंड एवरीथिंग, एक्सचेंज रेट, ये सारी चीज़ों को संभालने की ज़रूरत थी। सो वी केम अप विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड इसके जो फंक्शंस है, इसका एस्टैब्लिशमेंट, सभी चीज़ों से रिलेटेड अगर हम आगे डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग विल बी मच मोर क्लियरर फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मई 2025 का एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक इज एन ऑफशूट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बना है, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD से बना हुआ है, वहाँ से निकला हुआ OECD का पार्ट है, या फिर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से निकला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से निकला हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, सो D इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। इस वजह से ये दो जो ऑर्गेनाइजेशंस है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इन्हें टुगेदर क्या कहा जाता है, एनी गेसेस, दे आर कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ठीक है, इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है बिकॉज इन्हें टुगेदर एस्टैब्लिश किया गया था, राइट। तो दिस इज द थिंग। नाउ मूविंग अहेड, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब हम IMF के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज दिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो एज आई टोल्ड यू, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंटरनेशनली एक फंड के रूप में एस्टैब्लिश्ड है, विच मीन्स फंड करता क्या है, इट विल बी गिविंग मनी आउट। ठीक है, अब ये मनी डिफरेंट करेंसीज में होगा, एंड ये डिफरेंट करेंसीज में, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट करेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, यानी कि इंडिया में पेमेंट करने के लिए डॉलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके पास, एट द टाइम ऑफ 1991-92। तो ऐसे केस में वी वेंट टू IMF एंड हमने कहा कि हमें थोड़े डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। तो IMF ने कहा ठीक है डॉलर्स लो, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट सम रिफॉर्म्स, उन्हें हम LPG रिफॉर्म्स कहते हैं। क्या है LPG का फुल फॉर्म, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, हमने कई बार पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो फंड है, तो द फर्स्ट पॉइंट फॉर IMF कम्स आउट इज इट इज द लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर ऑफ फंड्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट लेंडर, अगर कोई भी पूरे दुनिया में एंटिटी बॉडी को अगर हम कंसिडर करें तो सबसे ज्यादा लोन्स IMF ही देता है। इट इज द लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर। सारे इंस्टीट्यूशंस, इट इज नॉट डिफरेंशिएटिंग एनीवन, बट हाँ इंस्टीट्यूशंस हर एक एंटिटी को लोन देने का काम IMF का है। अब IMF की मेंबरशिप किसी को चाहिए, तो IMF के जो रूल्स हैं उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। ऑब्वियसली कहीं पे मेंबरशिप चाहिए, IMF की मेंबरशिप चाहिए, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं ना आपको। ये मेंबरशिप के लिए आपको करना क्या होगा, आपको मनी देना होगा, लाइक इंडिया को रुपीस में पैसे देने होंगे, तब उसे कोटा सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे, एंड सारे जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इन कोटा सब्सक्रिप्शंस को पाएंगे। तो दो चीज़ें मिलती है। लेटर से इंडिया 1945 में मेंबर बना, तो इंडिया गॉट टू थिंग्स। नंबर वन, वोटिंग राइट्स, यानी कि अगर किसी को वोट करना है तो विथ रेस्पेक्ट टू सम इम्पोर्टेंट मैटर सबका वोट का रिक्वायरमेंट है कि सबका मत क्या है, ये चीज़ जानना है, तो इन दैट इंडिया कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। एंड द सेकेंड वन इज, ऑल्दो सबके वोट का जो वेटेज है वो अलग होगा बेस्ड अपॉन हाउ मच दे हैव कंट्रीब्यूटेड। द सेकेंड वन इज उन्हें कोटा मिलता है, कोटा यानी कि दे आर गेटिंग सम SDR। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट SDR, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, बट SDR एक ऐसा यूनिट ऑफ अकाउंट है, यानी कि ये आप एक्सचेंज कर सकते। लेट्स से एक SDR आपके पास है, तो इस ये इक्विवेलेंट होगा लेट्स से टू $10 टू लाइक 800 रुपीज़, ऐसा कुछ।
ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू दैट। तो ईच एसडीआर, सबको एसडीआर एलोकेट होता है एंड ईच एसडीआर को एक्सचेंज करके फॉरेन करेंसी वो लेना देने का काम किया जा सकता है। ठीक है, एसडीआर इज नथिंग बट द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इसे कहा जाता है, यानी कि यू कैन जस्ट ड्रॉ मनी, दैट इज द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो ये, तो इस तरीके से कोटा सब्सक्रिप्शन, दो चीजें, एक तो वोटिंग राइट्स, दूसरा कोटा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और साइज ऑफ द कोटा साइज ऑफ इकोनॉमी पे डिपेंड कर रहा है, साथ के साथ इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीब्यूशन। अभी आईएमएफ को चलाया कैसे जाता है, हाउ इज इट गवर्नड, हाउ इज इट मैनेज्ड? तो आईएमएफ के टॉप बॉडी जो है उन्हें हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ईच एंड एवरी कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड ये रिप्रेजेंटेटिव्स एक्चुअली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पार्ट, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। एंड सारे ईच कंट्री से, लाइक इंडिया से अगर हम एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग, तो दैट रिप्रेजेंटेटिव विल बी कॉल्ड द गवर्नर हु इज सेट। ठीक है, गवर्नर टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द आईएमएफ। ठीक है, अब ये गवर्नर एक्चुअली इंडिया से हम किसको सेंड करते हैं, दैट इज द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये गवर्नर के साथ में एक अल्टरनेट गवर्नर भी होता है। लेट्स से गवर्नर की तबीयत खराब है, निर्मलता इज नॉट वेल या फिर शी इज नॉट अवेलेबल, तो ऐसे केस में अल्टरनेट गवर्नर विल गो। हु इज अल्टरनेट गवर्नर फ्रॉम इंडिया साइड, दैट इज द आरबीआई गवर्नर। ठीक है, आरबीआई गवर्नर जो है वो अल्टरनेट गवर्नर है, तो दैट इज द थिंग फॉर ईच मेंबर कंट्री एंड दे मीट वंस अ ईयर। तो ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर से पूरे साल में एक बार मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, अब ये डिसीजंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं पूरे साल, ये चीज कौन इंश्योर करेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर से एक बार मिल रहे, खत्म, दैट विल बी इंश्योर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, जो डे टू डे बिजनेस, डे टू डे एक्टिविटीज आईएमएफ के किस तरीके से चल रहे हैं, किसी को बीच में लोन चाहिए, कुछ फैसिलिटी चाहिए, तो दैट इज प्रोवाइडेड। अब 24 डायरेक्टर्स इसमें है, ईच मेंबर कंट्री, 24 मेंबर कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें होते हैं। एंड इसके अलावा एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जैसा मैंने कहा, आप एक्सचेंज कर सकते हैं विद द डिफरेंट करेंसीज। तो पहले ब्रेटन वुड सिस्टम था, आपको कुछ भी एक्सचेंज करना है तो डॉलर्स का यूज करना था। अब इस डॉलर्स, हर बार डॉलर तो हमें मिलने का नहीं, जैसे मुझे इंडियन पर्सन को कोई चाइनीज करेंसी चाहिए, तो अब भी है कि इंडियन करेंसी तो चाइनीज करेंसी लो, डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले था कि इंडियन करेंसी को डेफिनेटली डॉलर्स में कन्वर्ट करो, फिर डॉलर्स दो, फिर उसके बाद वो मनी देगा इन द फॉर्म ऑफ देयर चाइनीज रेमनिन, फिर वो डॉलर्स में रिसीव करेगा, वो चाइनीज रेमनिन हम लेंगे। तो इस तरीके से डॉलर के थ्रू इस एक्सचेंज होता था, अब उसे ब्रेटन वुड सिस्टम कहा जाता था। अब 1973 में कोलैप्स हो गया, करेंसी टू करेंसी एक्सचेंज शुरू हो गया। अब डॉलर को ही सपोर्ट करने के लिए एसडीआर लाया गया था कि डॉलर नहीं है तो एसडीआर दे दो एटलीस्ट, तो यू कैन जस्ट एक्सचेंज। अब ये जब कोलैप्स कर गया, ईच करेंसी कुड बी एक्सचेंज टू म्यूचुअली, तो एसडीआर का भी इंपॉर्टेंस कम हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि डॉलर सिस्टम नहीं है तो एसडीआर क्यों एक्सेप्ट करें, एसडीआर के बदले हम डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेंगे, तो दैट इज द थिंग। तो एसडीआर को एक्चुअली ग्लोबल रिजर्व एसेट कहा जा रहा है। आपके पास 10 एसडीआर होंगे, दैट मीन्स यू हैव ईच एसडीआर इज इक्वल टू $10 होंगे, तो 10 से एसडीआर में क्या होगा, $100 का आपके पास मनी है। तो इस तरीके से नाउ लेट अस जस्ट सी व्हाट दिस एसडीआर इज इन अ शॉर्ट वीडियो, रियली क्विक। ठीक है, तो देखते हैं ये वीडियो फटाफट से। आई होप इट इज ऑडिबल, दिस particular thing is audible to you. ठीक है, तो एच डी आर और नॉट करेंसीज कोई क्लेम नहीं कर सकता है आईएमएफ पे कि मेरे पास इतना एच डी आर है, मुझे पैसे दो, ये वो नहीं हो सकता। बट आप एक्सचेंज कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड अ रिजर्व एसेट, यानी कि एज एन एसेट यू कैन जस्ट गिव इट एंड एक्सचेंज इट फॉर एनी अदर करेंसी। तो इसका मेन यूसेज क्या है? ठीक है, जनरल एलोकेशन के थ्रू ईच एंड एवरी जो कंट्री है उसे एस टी आर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, 4 टाइम्स इससे पहले जो है जनरल एलोकेशन किया गया है।
तो कौन कौन ये एचडीआर होल्ड कर सकता है? आईएमएफ के पास, मेंबर कंट्रीज एंड सम प्रिस्क्राइब्ड होल्डर्स हैं इसमें, दे कैन आल्सो होल्ड दिस थिंग। ठीक है। ठीक है, तो जो एसडीआर का वैल्यू इन 5 करेंसीज पे बेस्ड है, द यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमनबी, जापानीज येन एंड द यूके पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, और डेली बेसिस पर इसे एडजस्ट किया जाता है। सो दैट वुड बी इनफ आई थिंक। सो समराइजिंग ऑल ऑफ दिस वी कैन जस्ट से कि यहाँ एसडीआर का जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस। इसका वैल्यू, इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया था 1973 के बाद, जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है कोलैप्स हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो कैन से कि एसडीआर कैन बी एक्सचेंज फॉर डिफरेंट करेंसीज। ये कोई करेंसी नहीं है बट ये एक रिजर्व एसेट है। ठीक है, कोई क्लेम नहीं कर सकता। और एसडीआर एक्चुअली आगे इस वीडियो में ही दिया हुआ कि लोन्स वगैरह के लिए, ऑब्वियसली इट इज़ अ वीडियो ऑफ आईएमएफ, तो लोन्स वगैरह के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से तो एसडीआर इंडिया को कितना कोटा मिला हुआ है? इंडिया हैज़ गॉट 2.75% कोटा। Finance Minister, as I told you, is the ex officio governor of the Board of Governors and governor of RBI is the alternate governor. India and IMF का ये relationship है। अब can you just answer this question? The following is correct with respect to SDR. ठीक है? Please pause the video and try. So first statement is SDR was created as supplementary international reserve asset. Yes. सप्लीमेंट करने के लिए टू द डॉलर। एसडीआर सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, क्योंकि आप एसडीआर को ईच यूनिट ऑफ एसडीआर को एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर सम यूनिट्स ऑफ करेंसी। अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड आईएमएफ उसे यूज कर सकते हैं। यस। कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम इंक्रीज रिलायंस ऑन एसडीआर। एसडीआर का भी इंपॉर्टेंस कम हो गया, नॉट इंक्रीज, इट डिक्रीज। ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। क्लियर है ना, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ब्रेटन वुड्स सिस्टम से डॉलर का इंपॉर्टेंस कम हो गया, एक्सचेंज में डायरेक्टली यूज करने की जरूरत नहीं है, तो एसडीआर का भी इंपॉर्टेंस कम हो गया, डायरेक्टली करेंसी सब एक्सचेंज कर रहे हैं। एस टी आर इज नीदर करेंसी नॉर क्लेम, तो ये चीज सही है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 ओनली आर करेक्ट, सो सी वुड बी द राइट आंसर। डिड यू गेट इट? आई होप इट इज क्लियर। अब आईएमएफ इंडिया में जैसा हम देखते हैं कि 1944 में फाउंडिंग मेंबर रह चुका है, यानी कि जो वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था तब इंडियन डेलीगेट्स एंड मेंबर्स वर आल्सो देयर, लाइक यू कैन सी ये एक्स ऑफिशियो गवर्नर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से गए थे वहाँ पे इन दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। 45 में हम मेंबर भी बन गए, 1970 में टॉप 5 में हम पहुंच गए एज अ कोटा एलोकेशन। तो जो कोटा एलोकेशन होता है उसमें इंडिया वाज इन द टॉप 5। ठीक है, एंड परमानेंट सीट भी इंडिया को मिल गया 1970 तक। 1991 में कंडीशन फाइनेंशियल असिस्टेंस आईएमएफ ने प्रोवाइड किया, वी हैड द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। एंड 2008 में इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था पूरे दुनिया में, तो इंडिया को जो है आईएमएफ से 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का लोन जो है, पैसे जो है मिले थे। ठीक है, इट रिसीव्ड। अब प्रेजेंट स्टेटस ये है कि 6 लार्जेस्ट कोटा इंडिया का है 2.76% का। एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू, कोटा शेयर मिलता है ना, तो पूरा एसडीआर एंड कोटा में से 2.76 इंडिया के पास है, यूएस के पास लेट से 40% होगा ऐसा। वोटिंग शेयर 2.63, तो हमारे जो वोटिंग हम करेंगे तो उसका इंपॉर्टेंस होगा 2.63% का इंपॉर्टेंस, दैट इज द थिंग। अब आईएमएफ के फंक्शंस क्या है मेनली? आईएमएफ एज इट इज गिवन 1944 जुलाई में फॉर्म हुआ था, एंड आईएमएफ का फंक्शन है सर्वेलेंस ओवर द मेंबर कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो जो भी मेंबर्स हैं 190 मेंबर्स, उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज किस तरफ जा रहे हैं उसका सर्वेलेंस किया जा सकता है, इसका लीगल राइट आईएमएफ के पास है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंटरफेयर कर रहा है, बट इट कैन डू सर्वेलेंस एंड सजेस्ट कि ये चीजें आप इस तरीके से सही कर सकते हो। ठीक है, सारे कंट्रीज का, लाइक इंडिया का भी वो जो इकोनॉमिक पॉलिसी है आईएमएफ विल बी चेकिंग इट आउट। फाइनेंसिंग टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स, लाइक इंडिया को डॉलर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो उस समय किसने हेल्प किया था? आईएमएफ ने ही हेल्प किया था। तो इस तरीके से इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स कहते हैं, तो उस टाइम पे आईएमएफ हेल्प्स यू। इट इज़ नॉट दैट कि यही सब काम है। लो इनकम जो कंट्रीज है उसमें पॉवर्टी को कॉम्बैट करने के लिए भी आईएमएफ हेल्प करता है। तो आईएमएफ अपने से लोन्स देता है, एंड व्हेन इट डज नॉट हैव द सफिशिएंट लोन्स एट द गिवन टाइम, तो वो जिसके पास पैसा है उन कंट्रीज से, जो पुअर कंट्रीज है, उनको ये पैसा को ट्रांसफर भी करवाता है। तो लो इनकम कंट्रीज को डेफिनेटली हेल्प करता है। हाईली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज मल्टीलेटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव वगैरह के थ्रू। अब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, जैसा मैंने कहा, जो कंट्री रिच है, बहुत पैसा है, उस कंट्री से पुअर कंट्रीज को भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम आईएमएफ करता है। स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जो एक्सचेंज
रेट्स हैं वो सही रहे, आज 80 है तो कल 95 ना हो जाए, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, साथ के साथ डॉलर बेस्ड एक्सचेंज एंड वेरियस अदर थिंग्स, करेंसी टू करेंसी एक्सचेंज भी सही रहे। इंटरनेशनल ग्लोबल सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स एसटीआर के थ्रू आईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है, ये इंटरनेशनल रिजर्व है एज वी ऑलरेडी नो, इनका सप्लाई आईएमएफ कर रहा है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, ट्रेनिंग वगैरह भी आईएमएफ प्रोवाइड करता है टू द मेंबर नेशन सो दैट दे कैन हैंडल ऑल ऑफ द थिंग्स प्रॉपरली। अब इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च विद रेस्पेक्ट टू दीज थिंग्स वो आईएमएफ प्रोवाइड करता है। एक्सचेंज रेट्स हो गए, इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज हो गया, एसटीआर एंड उसका एलोकेशन एंड ऑल से रिलेटेड, तो दिस इज आई थिंक। तो कैन यू जस्ट आंसर, मई 2023 का ये क्वेश्चन है कि फंक्शंस क्या है आईएमएफ के। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। So yes, if you have answered what strengthening over members economic policies, ये तो सही है, IMF करता है, उनको हेल्प करता है, उनको सर्वेलेंस करने का काम IMF का है। पॉवर्टी, लो इनकम कंट्रीज में जो पॉवर्टी उसे कम करने का काम है। स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, यस। ग्लोबल सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स को भी इंक्रीज करना थ्रू इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एसडीआर, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 डी विल बी द राइट आंसर। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो ये पहला हो गया, हमने आईएमएफ की डिस्कशन कर लिया, ठीक है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पहला था, फिर सेकंड आईएमएफ, नाउ वर्ल्ड बैंक विल बी डिस्कसिंग। तो कैसे डेवलप हुआ वर्ल्ड बैंक, एज वी हैव ऑलरेडी सीन 1944 में मीटिंग हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, एंड उसके बाद आईबीआरडी को एस्टैब्लिश किया गया था। तो आईबीआरडी इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक इज नाउ एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस। तो आईबीआरडी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था, इंटरनेशनल बोर्ड बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था वेस्टर्न यूरोप के रीबिल्डिंग के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, एंड बाकी कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी को लाया गया था। अब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, द नेम इटसेल्फ हैज फाइनेंस, फाइनेंस मींस कमर्शियली ये लोन्स देने का काम करता है। तो आईबीआरडी आल्सो गिव्स लोन्स एंड ऑल, ठीक है। बट ये आईएफसी मेनली जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट एंड उनको जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हेल्प, लोन्स प्रोवाइड करना, ये सब इसका काम है। तो प्रॉफिट मेकिंग मेनली आईएफसी का मेन काम है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रह चुका है, तो आईबीआरडी का तो फाउंडिंग मेंबर रह ही चुका है। फाउंडिंग मेंबर का मतलब है कि जब ये एस्टैब्लिश किया गया था, जब वो जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में इंडिया वाज पार्ट ऑफ इट और नॉट। फाउंड करते समय इंडिया वाज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट। तो यस, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर। ऐसे ही आईएफसी के एस्टेब्लिशमेंट में भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे। सिंगल लार्जेस्ट कंट्री एक्सपोजर इंडिया को ही है, यानी कि आईएफसी के सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन्स जो है इंडिया में ही दिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को। अब इसके अलावा देयर इज दिस आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। सो द नेम में क्या दिया हुआ है, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जब भी डेवलपमेंट आप देखो तो पोअरेस्ट ऑफ द पोअर को हेल्प करने का मेन यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में। वर्ल्ड बैंक फंड फॉर द पोरेस्ट ऑफ द पोर पीपल के लिए ये है। अब ये फंड के थ्रू डायरेक्ट पैसे तो दिए जाते हैं, साथ के साथ लोन्स भी दिए जाते हैं। अब ये लोन्स का टेन्योर बहुत लार्ज रहता है, इसका इंटरेस्ट रेट कम रहता है, सॉफ्ट लोन्स होते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, तो वो भी दिए जाते हैं कि आप इतने 25-40 साल के बाद लौटा देना, इस तरीके का। तो दैट इज ऑल्सो गिवन। एंड HIPC MDRA के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया। इनको इनके थ्रू जो है ग्रांट्स भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि किसी कंट्री बहुत ही पुअर कंट्री है तो ऐसे कंट्री को पैसे दे दिए, बस लौटाने की जरूरत नहीं, रखो, ऐसा। एंड मेंबर कंट्रीज इसे फाइनेंस करते हैं डोनेशंस के थ्रू, ठीक है। तो आईएफसी एक्चुअली मार्केट से बोरो करता है, देन इन्वेस्टमेंट करता है या प्राइवेट सेक्टर को मनी प्रोवाइड करता है। अब आईडीए कोई मार्केट से बोरोइंग का काम नहीं है इसका, बिकॉज इट हैज टू रिटर्न इट विद इंटरेस्ट। सो जो भी कंट्रीब्यूशन डोनेशन डिफरेंट कंट्रीज देते हैं उसके बेसिस पर आईडीए रन्स, ठीक है। इसके अलावा देर इज 1966 में आईसीएसआईडी को एस्टैब्लिश किया गया था, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है, जो भी इश्यूज है, उनको सॉल्व करने का काम आईसीएसआईडी का है। इंडिया इज नीदर अ मेंबर नॉर अ फाउंडिंग मेंबर ऑब्वियसली ऑफ आईसीएसआईडी, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट एंड नॉन कमर्शियल रिस्क वगैरह को एलिविएट करना, उसको रिमूव करने से रिलेटेड हेल्प करने का काम आईसीएसआईडी का है। अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स टू पोरेस्ट ऑफ द पोअर कंट्रीज। सो यू नो द आंसर, राइट? प्लीज पॉज एंड टेल मी द आंसर। Yes, IDA is the right answer. International Development Association, B is the right answer. अब वर्ल्ड बैंक में ये दो और भी डेवलप हुए। अब 1970 में क्या हुआ, जो बहुत सारे
वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज है वो सब तो डेवलप हो चुके थे बाय 1970, अब उनका रिकंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो दैट इज वाई जो वर्ल्ड बैंक है इसने अपना एम चेंज कर लिया टू एंडिंग पॉवर्टी, ठीक है, नॉट हेल्पिंग जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप, ये मेनली नहीं था, बट एंडिंग पॉवर्टी, इसको चेंज कर लिया गया। अब 1988 में मिगा को एस्टैब्लिश किया गया था, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो मिगा का इंडिया मेंबर तो है, जब 1988 में ये मीटिंग हुआ तो इंडिया कुड नॉट गो, बट लेटर ऑन इंडिया मेंबर तो बन गया, ठीक है। तो मिगा क्या है, ये मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अगर कोई कंट्री इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे डर लग रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट किया है अब ऊपर नीचे ना हो जाए, बट ये डर मिटाते हुए मिगा से इसकी खुला अच्छे से इन्वेस्ट करो, इफ देयर इज एनी इशू आई विल मेक द पेमेंट, इस तरीके से, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट गारंटी। इन्वेस्टर्स को नॉन कमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क वगैरह से बचाने का काम ये है, ठीक है। गारंटी मतलब नॉन कमर्शियल, जहाँ पर कोई मनी से रिलेटेड नहीं, बट समथिंग एल्स हैपेंड, या पैसे नहीं मिले या फिर ऐसा कुछ हो गया, तो वो रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क इज वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसमें ही चेंजेस आ गए बहुत ही मेजर, इस तरीके से, ठीक है, रेजीम चेंज आ गया ऐसा कुछ। तो पॉलिटिकल इस तरह के रिस्क में हमारे पैसे तो सबसे पहले फंसते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो एडवाइजिंग गवर्नमेंट्स ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग कंट्रीज, जो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, इससे रिलेटेड एडवाइस भी ये देता है। इंडिया इज मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये पूछा गया है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का आईबीआरडी का पार्ट है, आईडी आईएफसी का तो पार्ट है, मिगा का भी ये मेंबर है, ठीक है, बट आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है, एंड मिगा का ये फाउंडिंग मेंबर नहीं है, मेंबर तो है बट फाउंडिंग मेंबर नहीं है। अब दैट इज यहाँ पे सिर्फ मेंबर पूछा गया, तो 1 2 3 एंड 4 ओनली वुड बी द राइट आंसर, सो बी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से ये क्वेश्चन मिगा से रिलेटेड फंक्शंस क्या है उसके, ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, बट अगेन, encouraging foreign direct investment into developing countries, yes, protecting investors against non-commercial political risk, yes, advising government on how to attract investment, sanctioning long term infrastructure loans। तो एडवाइस करने तक का काम है, बट सैंक्शन करने का, लोन वगैरह का, ये मेगा का काम नहीं है। तो 1 2 एंड 3 ओनली ए वुड बी द राइट आंसर। क्लियर है? अब इंडिया में किस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने हेल्प किया, तो एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोजेक्ट था जहां पर हमें मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना था 1948 में, तो वर्ल्ड बैंक हेल्प था। आज के डेट में आप कोई भी स्कीम मोस्टली जो थोड़ा इंटरनेशनल नेचर का है वो खोल के देखिए तो उसमें वर्ल्ड बैंक का नाम रहेगा ही रहेगा, वर्ल्ड बैंक हैज कंट्रीब्यूटेड। तो दैट इज आई थिंक 1957 में रेसिडेंट मिशन इंडिया में एक ऑफिस भी एस्टेब्लिश कर लिया। 80s में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक ग्राम सड़क योजना वगैरह में वर्ल्ड बैंक ने बहुत हेल्प की इंडिया को, ठीक है। तो जब जून का ये क्वेश्चन है 2024, वर्ल्ड बैंक्स एक्टिविटीज आर फोकस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग फील्ड्स, ठीक है, इनमें से कौन से फील्ड में वर्ल्ड बैंक एक्टिविटीज फोकस्ड है, ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, गवर्नेंस, ठीक है, तो चारों चीजें सही है, सो दैट इज ऑल ऑफ द अबव, डी वुड बी द राइट आंसर। अब वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को अगर कंपेयर करें तो आईएमएफ एक्चुअली सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, बट वर्ल्ड बैंक इज अ ग्रुप ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को संभालना आईएमएफ का काम है, इंटरनेशनली सारा मनी एंड एवरीथिंग अवेलेबिलिटी एवरीथिंग इज देयर और नॉट, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना भी आईएमएफ का काम है, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइम पे बेल आउट करना, यानी कि जो उस पर्टिकुलर इशू में फंस गया है उस कंट्री को पैसे देकर उसे उस मुश्किल सिचुएशन से निकालने का काम भी आईएमएफ का है। अब रिसोर्सेज फ्रॉम कोटा सब्सक्रिप्शन, यानी कि ये आईएमएफ को जो भी कोटा में पैसे आते हैं उन पैसों से ही एक्चुअली आईएमएफ चलता है। वर्ल्ड बैंक 5 इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है, हमने देख लिया क्या क्या है वो, आईबीआरडी, आईसीएसआईडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, आईडीए है, मिगा है, आईएफसी है, ठीक है, तो ये 5 इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है, आई होप यू रिमेंबर। अब यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेन एम है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करना भी इसका काम है, लाइक आईडीए 25 to 40 ईयर्स के लोन्स भी देता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी इंक्लूड यहाँ पर करने का काम किया जा रहा है, इसके इनको भी हेल्प किया जा रहा है, आईएफसी के थ्रू प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी हेल्प कर रहे हैं, आईबीआरडी आईएफसी बोरो करता है, आईडीए को डोनेशंस मिलते हैं, ठीक है। अब आगे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक हमने वर्ल्ड बैंक तक का बात किया, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक हो गया। अब डब्ल्यूटीओ बहुत ही सिंपल है, 1948 में जीएटीटी दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसे एस्टैब्लिश किया गया था। तो काफ़ी नेगोशिएशंस, इन ऑल दोस नेगोशिएशंस इंडियन दिस पर्सन वाज आल्सो देयर, राइट। तो
यस 1948 में जीएटीटी को एस्टैब्लिश किया गया। अब ये इंटरनेशनल जो ट्रेड है उससे रिलेटेड रूल्स नॉर्म्स तो सेट हो गए, बट इससे रिलेटेड एक बॉडी को भी एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है, ये हमने सोचा। तो 1995 में आगे जाकर सॉरी वी हैव सीन दैट इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिन्होंने ये 1948 में जीएटीटी को साइन किया था, उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने टुगेदर उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, उरुग्वे एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां पर जब नेगोशिएशंस चल रहे थे, मीटिंग्स चल रहे थे, तो वहां डिसाइड कर लिया कि हमें एक बॉडी को एस्टैब्लिश करना है, हेडक्वार्टर्स उसके जेनीवा में होंगे एंड टॉप डिसीजन मेकिंग गवर्निंग काउंसिल के थ्रू किया जाएगा। तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज द डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस क्या है? ये डब्ल्यूटीओ एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ अग्रीमेंट्स है। डिफरेंट कंट्रीज ट्रेड बेटर कैसे कर सकते हैं, अगर कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, सभी ने उन्हें माना होगा, तो उन्हें फॉलो करने का भी काम ये डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर कंट्रीज है उनके द्वारा किया जा सकता है। तो आई डब्ल्यूटीओ इज नथिंग बट अ पैकेज ऑफ एग्रीमेंट्स ओनली। देन प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस यहाँ पर हैं, एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स। ठीक है, तो मल्टीलेटरल डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग लेवल पर एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करके ट्रेड रूल्स वगैरह को चेंज एंड सेट किया कर सकते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, जहां पर डिफरेंट कंट्रीज के बीच जो भी इश्यूज होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, उन्हें रिजॉल्व करने का काम डब्ल्यूटीओ का होगा विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड, एंड इट इज आल्सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली। ठीक है, इसके अलावा वी हैव विच अमंग द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन अक्टूबर 2023 का, इज नॉट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, प्रोवाइडिंग गारंटीज फॉर इंटरनेशनल लोन्स, then handling trade disputes, monitoring national trade policies, technical assistance and training for developing countries। ठीक है, WTO का यहाँ पर functions पूछा गया है, तो ट्रेड के disputes issues को मैनेज करना ये तो है, नॉट वन ऑफ द फंक्शन पूछा गया है। मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसी ये भी है, मॉनिटर करना। टेक्निकल असिस्टेंस इन ट्रेनिंग डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करना ये भी है, बट इंटरनेशनल लोन्स के ऊपर गारंटी प्रोवाइड करना ये कोई मेन फंक्शन डब्ल्यूटीओ का नहीं है। ओके, अब ये एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं? डिड इंडिया एक्चुअली साइन दोस एग्रीमेंट्स? तो इंडिया जीएटीटी का फाउंडिंग मेंबर रह चुका है। जब जीएटीटी एस्टैब्लिश हुआ था, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे थे, तो एक्चुअली इट इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीएटीटी। इट इज़ ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। जब यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो रहे थे, डब्ल्यूटीओ को फाइनलाइज किया गया था, तो इंडिया वाज प्रेजेंट देयर। तो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिन पर ये डिफरेंट कंट्रीज जो है जिसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे? तो रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, तो ये पहला जो है इनसे रिलेटेड एग्रीमेंट्स। देन वी आल्सो हैव द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स। ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस एग्रीमेंट के टर्म्स है। तीसरा है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लाइक वन सॉन्ग इज मेड इन यूएसए एंड उसको अपने जो है उसके जो लिरिक्स है, टोन है, वो कॉपी करके खुद अपने नाम से इंडिया में लॉन्च कर दिया, तो दैट इज नॉट राइट, बिकॉज उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट होता है विद द पर्सन हु हैज क्रिएटेड इट। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें रूल्स एंड नॉर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट थिंग्स फॉलो करते हैं, बेस्ड अपॉन दैट वन इज एग्रीइंग टू गेट द फूड स्टफ्स, वन इज नॉट, इस तरीके से चलता है। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर रिजॉल्व्स दैट फॉर वंस एंड एवर फॉर द ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। देन एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, तो सैनिटरी मीन्स क्लेनलीनेस, यानी कई बार ऐसा होता है कि इंडिया से जो प्रोडक्ट्स है वो यूरोप जाते हैं, तो वहाँ पर वो रिजेक्ट हो जाते हैं, किसी क्वालिटी सही नहीं है। तो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स के इस एग्रीमेंट के थ्रू क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, कैसे मेंटेन करना है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट फॉर द व्हाट, इंटरनेट सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। अब अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन, इंडिया साइन विच अमंग द फॉलोइंग अकॉर्ड्स। ठीक है, तो इंडिया ने सारे साइन किए हैं, रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, ट्रिम्स, ट्रिप्स, देन अग्रीमेंट ऑन सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड मल्टीफाइबर अग्रीमेंट, सभी को एक्चुअली इंडिया ने साइन किया हुआ है। सो डी ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। ऐसे ही डब्ल्यूटीओ के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, yes. Forum for negotiation, yes. Mechanism to resolve disputes among members, yes. Trade policy से related to finance temporary balance of payment needs, नहीं, ये कौन फाइनेंस करेगा? IMF फाइनेंस करेगा। So read out all the options properly in the exam also, 1 2 and 3, B would be the right answer।
अब इसके अलावा लास्टली विल बी टॉकिंग अबाउट द रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ रीजनल कोऑपरेशन लाइक साउथ एशिया का कोऑपरेशन से रिलेटेड एस्टैब्लिश किया गया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। ठीक है, तो साउथ एशिया में देर आर दीज 8 कंट्रीज सार्क के। तो हाउ कैन यू रिमेंबर? MBBS पेन, ये यूज करके आप याद रख सकते हैं। तो एम इज मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। ठीक है, तो ये सारे हमारे कंट्रीज है, इनको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, MBBS पेन ऐसे करके। तो 1985 में ये जो है सार्क को लाया गया, एंड काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर्स है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अभी हो चुका है 1 जनवरी 2006 को। अब इसके अलावा वी हैव द अदर वन बिम्स्टेक, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। तो बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द जो एशियन कंट्रीज है उन सभी को इसका पार्ट बनना पड़ेगा। तो श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे आपके बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द के कंट्रीज, एंड इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। सो 1997 में इसे लाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत। इसी तरीके से लास्टली वी हैव द ग्रुप ऑफ नेशंस। तो इनिशियली देयर वाज दिस G8 एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस, सारे जो हैं एक साथ आगे अपने आप को एलीट मानते थे। तो यस, G8 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA एंड रशिया, राइट। अब बीच में रशिया ने क्रीमिया नाम की जगह को हथिया लिया, तो ऐसे केस में रशिया को निकाल दिया गया उस पर्टिकुलर ग्रुप से, अब G7 बच गए हैं। अब ये G7 कंट्रीज और भी काफ़ी सारे 13 कंट्रीज को इंक्लूड किया इन्होंने इन द G20। ठीक है, इसके समिट्स इंडिया में होते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की। ठीक है, इस तरीके से 2/3 वर्ल्ड का पॉपुलेशन, 85% ग्लोबल GDP, 75% ट्रेड इन कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस इन द by pausing the video. Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC, was established as per Dash Declaration। ठीक है, तो काफ़ी क्लियरली हमने पिछले स्लाइड पे देखा था कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 97 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो आंसर फॉर दिस वुड बी बैंकॉक डिक्लेरेशन, D। ठीक है, and let me again remind you that EduTap has come up with wonderful never before offers on all of its courses. To avail the offer of discount on the JIB course, जिस पर आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, आप वन टाइम 80 ये कोड यूज कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट ऑन द मास्टर कोर्सेज, लाइव क्रैश कोर्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इफ़ यू या फिर आपके नॉन SBI, IBPS, RRB, RBI ग्रेड बी, IFSC, SEBI, IRDI, नाबार्ड, PFRDA ग्रेड A, या UPSC, EPFO, FCI, AG3 वगैरह एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन डू लेट देम नो कि EduTap के नेवर बिफोर ऑफर्स आ गए हैं। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 8 से 10 अगस्त के बीच है आपका ये जो कूपन कोड से वो चलेगा। तो इनको अवेल करने के लिए ऑल्सो हैव द कूपन कोड्स गिवन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो उनको यूज़ करके आप प्लीज़ इसे अवेल कर सकते हैं। एक्चुअली 1 से 3 एंड 4 से 6 जो है हमने इसे एक्सटेंड किया था, तो ऑन पॉपुलर डिमांड वी आर एक्सटेंडिंग इट फर्दर 8 to 10th August। तो प्लीज़ बी पार्ट ऑफ दिस कोर्सेज, द लिंक्स फॉर विच आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड लेट मी शो यू कि आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए EduTap has come up with wonderful courses, right? तो one of them is a master course जिसके थ्रू चारों components के short recorded videos के थ्रू आप अच्छे से जो पूरा comprehensive way में सारा का सारा syllabus cover कर सकते हो। Each and every chapter wise MCQs, chapter wise notes भी यहाँ पर आपको जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फुल एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है ईच एंड एवरी कंपोनेंट के, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एग्जाम लाइक सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। अब जो ईच कंपोनेंट है इसका रिविजन का भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है इस पर्टिकुलर कोर्स में, बिकॉज लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको बिफोर द एग्जाम रिवाइज भी कराया जा रहा है। तो वन टाइम 80 कोड यूज करके आपको 80% डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। 8 एंड 12 मंथ्स के वेरिएंट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब ये तो हो गया कि सारा जो चारों कंपोनेंट्स है उसका। अब अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के भी कोर्सेस लेने हैं तो यू कैन गो फॉर दैट। ये मास्टर कोर्स
IND-IFS PPB या AFM RBWM का यहाँ पर अवेलेबल है। ऑल्सो लाइव क्रैश कोर्स नवंबर 2025 के लिए इस लाइव क्रैश कोर्स में चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ाया गया है एंड रिमेनिंग एवरीथिंग दैट वाज देयर इन मास्टर कोर्स इसमें भी है अपार्ट फ्रॉम द शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस। कोर्स वैलिडिटी 6 मंथ्स की है एंड यहाँ पे कोड आपको प्रोवाइड हो रहा है फॉर द 80% discount. Okay, if you have any other query you can always call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.